क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो अपने दादा दादी के घर पर छुट्टियां मनाने अपने कज़न्स के साथ, लेकिन वहां जाकर आपके साथ कुछ और ही एडवेंचर हो जाता है। आज की कहानी भी उसी के बारे में है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी 5 कज़न्स की होने वाली है जो रहते तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में थे, लेकिन उनका पैटर्नल हाउस बिहार था। बिहार का एक छोटा सा गांव। रियान, जो कि कोलकाता में रहा करता था और वो बचपन में ही वहां पर शिफ्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के साथ। उसे अपने दादा दादी के घर पर गए 7 से 8 साल हो गए थे। उसी के साथ साथ उसके बाकी 4 कज़न्स थे जिनका नाम था रिजवी, पराग, पिंकी और रिया। ये पांचों कज़न्स ही काफ़ी क्लोज थे। ये सभी 11th या 12th क्लास में पढ़ा करते थे। इस गर्मियों की छुट्टियों में ये सोचते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर अपने पैटर्नल हाउस यानी कि दादा दादी के पास जाएं और वहां जाकर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताएं। प्लान के अकॉर्डिंग ही ये पांचों कज़न्स बिहार पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके बस दादा दादी रहा करते थे। वो सब अपने दादा दादी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी सालों बाद ये अपने दादा दादी से मिले थे। इन्हें वहाँ पर जाकर अपना बचपन याद आ जाता है। ये अपने घर की छत पर जाते हैं। वहाँ से वो अपने पूरे गांव को देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनकी साइड में एक हवेली हुआ करती थी जिसकी छत उनकी घर की छत से ऑलमोस्ट टच हो रही थी। उनकी दादी बताती है कि इस हवेली में तुम गलती से भी मत जाना। रियान अपनी दादी से इसका रीज़न पूछता है। तब उसकी दादी बताती है इस घर में बिल्लू रहता है। ये नाम सुनकर ये कज़न्स हंसने लग जाते हैं कि ये कैसा नाम है। दादी काफ़ी सीरियस होकर बोलती है कि इसका मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। रियान पूछता है कि ऐसा क्यों दादी, आखिर ये बिल्लू है कौन? तब दादी बताती है चलो तुम सब नीचे आओ, मैं नीचे आकर तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। सब नीचे जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और तब दादी 1 साल पहले की घटना बताती है। इस हवेली में बिल्लू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो सेहत में काफ़ी मोटा था। सब उसे काफ़ी चिढ़ाया करते थे, जिस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके माता पिता भी इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे। दिवाली का टाइम था। बिल्लू के घर में गलती से केरोसिन पूरे कमरे में बिखर जाती है। बिल्लू के माता पिता उस केरोसिन को साफ कर ही रहे थे। बिल्लू भी उनके पास जाकर केरोसिन साफ करने लग जाता है कि तभी बाहर से गली के बच्चे बिल्लू को चिढ़ाने के लिए एक पटाखे की लड़ी में आग लगाकर उनके घर में फेंक देते हैं। और ये चाहे इत्तेफाक की बात कह लो, ये पटाखे की लड़ी उसी खिड़की से अंदर जाती है जिस कमरे में पहले से केरोसिन बिखरा हुआ था। पटाखे के अंदर जाने की वजह से उस घर में काफ़ी खतरनाक आग लग जाती है जिसमें वह तीनों ही जलकर मर जाते हैं। और उसके बाद से ही ये कहा जाता है कि इस हवेली में बिल्लू रहता है और कई लोगों को वो दिखाई भी दिया है। तुम गलती से भी इस हवेली में कभी मत जाना और ना ही उसका मजाक उड़ाना। वो पांचों तब तो अपनी दादी की हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दादी वहाँ से जाती है तब पराग बोलता है कि क्यों ना हम एक एडवेंचर करें। लेकिन पिंकी और रिया साफ मना कर देती है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ना कि किसी हॉन्टेड हवेली को एक्सप्लोर करने। और ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। रिया और पिंकी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रियान, पराग और रिजवी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सबके सो जाने के बाद हम उस हॉन्टेड हवेली में जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे क्या सच में यहाँ पर बिल्लू का कोई भूत है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। इन तीनों को कुछ एडवेंचर करना था तो ये बिना किसी को बताए वहाँ जाने की प्लानिंग बना लेते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं और वो तीनों छुपके से उस हवेली में जाने लगते हैं। वो तीनों उस हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो उस हवेली में एंटर करते हैं वहाँ पर जली हुई लकड़ी की स्मेल अभी तक थी। वह तीनों ही अलग अलग रूम को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी पराग को किसी दूसरे रूम से रिजवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। पराग रिजवी के रूम में जाता है तो रिजवी बोलता है मैंने यहाँ पर किसी परछाई को देखा। ये सुनकर ही पराग भी डर जाता है और रिजवी और पराग दौड़ते हुए उस हवेली से बाहर चले जाते हैं। वो सोचते हैं रियान चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हमसे पहले ही भाग गया होगा। वो वहाँ पर भी नहीं देखते हैं और जल्दी से जाकर अंधेरे में ही सो जाते हैं। रियान कब घर में आकर सो जाता है ये उन दोनों को पता ही नहीं चलता। उस रात तो ये आराम से सो जाते हैं
और किसी से कुछ बात नहीं करते। उन्हें इतना डर लग रहा था कि ये आपस में भी कुछ बात नहीं करते हैं कि कौन आया और कौन नहीं, और वहाँ पर किसने क्या देखा। सुबह हो जाती है, सुबह ही वो तीनों उठ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अगली रात सब सो चुके थे। रिंकी पानी पीने के लिए उठती है और वो बाहर आती है जहाँ पर वो तीनों भाई सोए हुए थे। रिंकी वहाँ जाकर रियान को देखकर डर जाती है। रियान नींद में खड़ा हुआ था, मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ अजीब तरीके से बोल रहा था। रिया ये देखकर ही चिल्ला देती है, जिससे वो बाकी दोनों भाई भी उठ जाते हैं। और तब उनको याद आता है कि रियान की मम्मी ने पहले ही बताया था कि रियान को नींद में उठने की आदत है। अगर वो नींद में उठकर बोले तो तुम उसे सुला देना, जिससे वो आराम से सो जाएगा। वो दोनों भाई भी ऐसा ही करते हैं। वो रियान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियान उससे संभल ही नहीं रहा था। वो दोनों ही काफ़ी ताकत लगाते हैं और उसे लेटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियान उनसे हिलता भी नहीं है। और रियान बस एकटक नज़र से उस मिरर में देखे जा रहा था। फिर रिजवी सिर पर एक थप्पड़ लगाता है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। वो फिर से अपने पलंग पर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे सभी कजन्स मिलकर खाने के लिए मैगी बना रहे होते हैं। तभी रिंकी किचन में कुछ ऐसा देखती है जिसके कारण वो चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर रिजवी और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियान अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा था, जैसे कि वो अब ये चाकू बस रिजवी को मारने वाला ही हो। उनके मुड़ने के बाद भी रियान ने उसी तरह हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल होश में नहीं था। उसे सभी मिलकर हिलाते हैं, जिससे वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद रियान उस चाकू को नीचे फेंक देता है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। ये देखकर सारे कजन्स काफ़ी डर चुके थे, रियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन वो इस बात को भी भूल जाते हैं, क्योंकि थे तो वो बच्चे ही, खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। एक रात की बात है, बिहार में लाइट नहीं आ रही थी, तो सभी मिलकर छत पे सोए हुए थे। पराग नीचे जाता है टॉर्च लेने के लिए। रियान अपने कमरे में सो ही रहा था। अचानक पराग चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज़ सुनकर पूरी फैमिली जो छत पर बैठी हुई थी वो नीचे की तरफ झुकती है। नीचे उनके घर में आंगन था और वो देखते हैं कि फिर से रियान पराग के पीछे भाग रहा है, हाथ में चाकू लेकर। ये देखकर ये सब डर जाते हैं कि कहीं रियान गलती से पराग को चाकू लगा ना दे। वो जल्दी से नीचे उतरकर आते हैं और रियान को किसी तरह पकड़ा जाता है। उसके दादा दादी सोचते हैं रियान कहीं बीमार तो नहीं है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो सोचते हैं कि अगले दिन ही हम इसे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन उसी रात रियान को काफ़ी तेज खून की उल्टियाँ होने लग जाती है और सुबह होते ही रियान को गांव के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है। दवाई दे दी जाती है और सब नॉर्मल था। रियान थोड़ा वीक महसूस कर रहा था, लेकिन सबको लगता है कि शायद ये उल्टी करने की वजह से होगा। बाकी सब इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही डॉक्टर को दिखा लिया था और उसकी दवाई भी रियान लेने लग रहा था। और फिर गांव में खबर आती है, रियान के घर के पास ही एक घर हुआ करता था जहां पर वो लोग मुर्गी और बकरियां रखते थे। पूरे गांव में ही ये खबर फैलने लगी कि उनके घर से मुर्गी और बकरी गायब हो रही है और उन जानवर की लाश भी रियान के घर से काफी दूर मिलती थी। गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन मुर्गियां और बकरियां चोरी कर रहा है। सबको यही लगा जैसे कि किसी दूसरे जानवर ने उन्हें खा लिया हो या फिर किसी इंसान ने, लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। उसी रात फिर से रियान को काफी तेज उल्टी होने लग जाती है, वो भी खून की। वो ये खून की उल्टी देखकर रियान के परिवार वाले काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसकी उल्टी से मुर्गी की चोंच और उसके बाकी टुकड़े निकल रहे थे। सब यही सोचते हैं कि शायद ये कोई बीमारी है। रियान को फिर से अगले दिन ही पटना में जाकर किसी बड़े अस्पताल में उसका इलाज कराया जाता है और हमेशा की तरह वही रिजल्ट आता है कि उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। रियान के परिवार वाले सोचते हैं कि नॉर्मल कैसे हो सकता है, रियान इतनी उल्टियाँ कर रहा है, वो भी खून की, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। डॉक्टर भी उन्हें कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे बोला जाता है कि रियान को इससे आराम मिल जाएगा। शाम हो जाती है, लेकिन शाम को ही कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनके पास वाली मस्जिद से मौलवी को बुलाना पड़ जाता है। गर्मियों का टाइम था, गांव में मोस्टली सब दोपहर में सोया करते थे, तो वो भी आराम से सो रहे थे। लेकिन अचानक रिंकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब उठ जाते हैं और देखते हैं कि रियान ने रिंकी का गला पकड़ा हुआ था और इतनी ज़ोरों से पकड़ा हुआ था कि सब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनसे नहीं हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि रियान के अंदर किसी और की शक्ति आ चुकी है।
या फिर ये कह सकते हैं कि कोई और ही रियान के अंदर है। सब लोग इतनी कोशिश करते हैं, रिजवी तो रियान के बाल तक खींचने लग जाता है। तभी रियान के दादाजी आते हैं और उसे जोर से चाटा लगाते हैं, जिसके बाद रियान होश में आ जाता है। और उसके बाद रिजवी, पराग और रियान सच बता देते हैं कि वो तीनों उस हवेली में गए थे जहाँ जाने के लिए उन्हें मना किया हुआ था। ये बात सुनकर घरवाले काफ़ी गुस्से में आते हैं कि तुमको कितना भी समझा लो, लेकिन तुम मानने से तो रहे। तो इतना मना करने के बाद भी तुम उस हवेली में चले गए, वो भी रात के टाइम पर। और अब देखो ये क्या क्या हो रहा है। रियान के घर के पास एक मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ से मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जी घर में आते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो 3 आत्माओं का वास है। ये सुनकर सब काफ़ी डर जाते हैं कि अचानक 3 आत्माएं हमारे घर में कैसे आ गई। उस हवेली में तो सिर्फ उस बिल्लू की आत्मा रहती थी। लेकिन मौलवी जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि यहाँ पर 3 आत्माएं हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली है और गुस्से में हैं। और तब दादाजी बताते हैं कि कैसे ये 3 बच्चे उस हवेली में रात के टाइम पर चले गए थे जहाँ पर सबको जाने के लिए मना किया जाता है। फिर मौलवी जी आयत पढ़ने लग जाते हैं। तभी रियान अपना आपा खो देता है। वो अपने घर के आंगन में गोल गोल घूमने लग जाता है और इस बार उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये रियान है। ऐसा लग रहा था कि रियान की बॉडी में किसी और का चेहरा लगाया हुआ है। उसके अंदर से कोई मर्दाना आवाज आ रही थी जो कि बोल रही थी, मैं सबको जला दूंगा, मैं सबको जला दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे काफी डर जाते हैं और इतना शोर होने के कारण आसपास के पड़ोसी भी आ गए थे। फिर किसी तरह रियान को पकड़ा जाता है और रस्सी से उसे बांध दिया जाता है। फिर मौलवी जी बोलते हैं रिजवी और पराग को छोड़कर दोनों बच्चियां यहाँ से चली जाए, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जैसे ही मौलवी जी ने तिलावत पढ़नी शुरू की, रियान हवा में उड़ने लगा। कम से कम 3 फीट तक वो हवा में उड़ चुका था और वो एक अजीब सी नज़रों से सबको घूरे जा रहा था। और फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है और वो इतनी तेज़ी से चिल्लाता है जैसे उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही हो। और ये देखकर ही रियान और रिजवी वहाँ पर बेहोश हो चुके थे। रियान के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो बोलता है कि मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रियान के पास जाए और उसे पकड़ ले। मौलवी जी जितनी ज़्यादा तिलावत पढ़ रहे थे, रियान उतना ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। करीबन 3 घंटे तक मौलवी जी तिलावत पढ़ते हैं और उसके बाद रियान नॉर्मल होता है। और तब मौलवी जी बताते हैं रियान के अंदर बिल्लू और उसके माता पिता, इन तीनों की आत्मा थी जो कि अब रियान के अंदर नहीं है। फिर मौलवी जी रियान को एक ताबीज़ देते हैं जो कि उसे अपने गले में पहनना होता है। मौलवी जी अब बोलते हैं कि टेंशन की बात नहीं है, अब रियान पूरी तरह से नॉर्मल है, बस उसे ये ताबीज़ कभी भी नहीं निकालना है। रियान को थोड़ा रेस्ट करने के लिए सुला दिया जाता है। कुछ घंटों बाद होश में आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिन बीत जाते हैं। रियान खेल रहा था और खेलते टाइम ही रियान को वो ताबीज़ परेशान करने लग जाता है। वो ताबीज़ निकाल कर रख देता है बिना किसी को बताए। वो सोचता है कि अब तो सब ठीक हो ही चुका है, लेकिन कोई और उसका इंतज़ार कर रही थी। रियान खेलकर शाम को घर पर आता है। रियान की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। उसे फिर से खून की उल्टियाँ आने लग जाती हैं। सभी उसे देखकर काफ़ी परेशान थे और तभी रिजवी ये नोटिस करता है कि रियान के गले पर तो ताबीज़ है ही नहीं। रियान तो अब बिल्कुल होश में था नहीं जो उससे पूछा जाए। फिर से उन्हीं मौलवी जी के पास फ़ोन किया जाता है। मौलवी जी बोलते हैं कि आप रियान को लेकर मस्जिद आ जाइए। फिर रियान को मस्जिद ले जाया जाता है। अब की बार मौलवी जी उन तीनों आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। इसके बाद अब ये आत्मा किसी और को परेशान नहीं करेगी। रियान काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जैसे उसका किसी ने खून चूस लिया हो। उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है और ठीक होने के बाद छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी थी और सभी कज़न्स अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।